हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, एक बार फिर से ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 11th केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था। यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हमने 2 वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा दिए हैं। आज हम इसी यूनिट का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम एक मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कैसे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को एक नया रूप दिया था और एक किस तरह से परमाणु मॉडल को प्रतिपादित किया था, कौन सा प्रयोग किया था, वो सारी बातें यहाँ पढ़ने वाले। और साथ में इसके मॉडल के क्या गुण थे, क्या कमियां रही, वो सारी बातें हम इसी लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर आपके दे रखा है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं उसकी बात करेंगे। ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, पहले आपको बता देता हूँ, 1911 के अंदर दिया गया था और इन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम है अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग क्या था और किस बेस पे, इस बेस के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर उसने एक नया मॉडल प्रतिपादित किया था। उससे पहले जे थॉम्सन ने मॉडल बताया था, वो तरबूज के समान स्वरूप रखता था, परंतु वो पूरी तरह से इस मॉडल के बाद आने के बाद में पूरी तरह से वो निरस्त हो गया था। तो इसमें बताया जाता है कि सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग करवाकर परमाणु का एक नया मॉडल प्रतिपादित किया। नया मॉडल प्रतिपादित किया था अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग करवा के। देखो, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक कांच का, या कांच, या हम ये कह सकते हैं शीशे का, जिसे हम लेड भी कहते हैं, का एक बॉक्स है, एक बंद बॉक्स है और वो लेड या शीशे का बना हुआ है। अब उसके अंदर एक रेडियम पदार्थ रखा गया है और ये रेडियम जो तत्व है, ये रेडियम पदार्थ, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मतलब उनके अंदर से अल्फा किरणें बाहर उत्सर्जित की जाती है। तो यहाँ छिद्र से होती हुई अल्फा किरणें यहाँ से आपको सामने दर्शाया गया है। ये अल्फा किरणें जो है वो आगे बढ़ रही है। इसके बीच में इस प्रयोग के अंदर एक सोने की पतली पन्नी रख ली थी, बहुत बारीक, बहुत पतली पन्नी रखी थी, सोने की पन्नी रखी थी इनके मार्ग में, अल्फा किरणों के मार्ग के अंदर। और उसके जस्ट सामने हमने एक प्रतिदीप्ति पर्दा लगा दिया। ये जो प्रतिदीप्ति पर्दा है वो है जिंक सल्फाइड का बना हुआ प्रतिदीप्ति पर्दा है। और ये प्रतिदीप्ति पर्दा किसे कहते हैं? जब विकिरण या जब कोई किरणें उसके ऊपर आपतित होती है तो वहाँ चमक उत्पन्न होती है, इसलिए उस नाम उसको कहा है प्रतिदीप्ति पर्दा। और किसका बना हुआ है? जिंक सल्फाइड का पर्दा उसके चारों तरफ लगा के दिया है। तो इस प्रयोग के अंदर मेन बातें क्या है? सबसे पहले एक शीशे का बॉक्स है जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिससे अल्फा किरणें बाहर निकल ली। उसके जस्ट सामने उसके पथ के अंदर सोने की पतली पन्नी रख ली और इसके पीछे जो है वो प्रतिदीप्ति पर्दा लगा दिया है। अब जैसे ही विकिरणें, अल्फा किरणें सोने की पतली पन्नी पर टकराती है, तो टकराने के बाद वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, मतलब वह अपने पथ को विचलित कर देती है, अपने पथ से विक्षेपित हो जाती है। इस पूर्ण प्रयोग के अंदर अल्फा किरणें जब सीधी जा रही थी तो वो सोने की पतली पन्नी से होती हुई जब गुजरती है तो वहाँ वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और पर्दे पर जब टकराती है तो अलग अलग जगह पर आपतित होने के कारण भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर भिन्न भिन्न जगह पर चमक उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब यहाँ इस प्रयोग से ये पता चल रहा है कि अल्फा किरणें हैं वो अपने पथ से विचलित हो रही है। ये प्रयोग था और इस प्रयोग के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक शीशे का बॉक्स है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो इसी के अंदर रखा हुआ है, जहाँ से अल्फा किरणें बाहर निकल रही है, सामने सोने की पतली पन्नी रखी है और उसके पीछे
जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्ति पर्दा। जैसे ही विकिरण आई तो सोने की पतली पन्नी के अंदर से गुजरने के बाद में वो अलग अलग पर्दे के अलग अलग भाग पर चमक उत्पन्न करती है। ये जो प्रयोग था उस प्रयोग को हम लोग नाम देते हैं अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग, या हम ये कहते हैं कि सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों का प्रहार करवाया और ये प्रयोग है अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका रदरफोर्ड ने ये प्रयोग करवाया था। अब देखते हैं इस प्रयोग के बाद में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। तो आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक एटम के फॉर्म में लिया गया है और एटम में देख रहे हो कि अधिकांश अल्फा किरणें जो है वो सीधी निकल रही है। अधिकांश अल्फा किरणें, कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित हो रही है, कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से 90 डिग्री पर विचलित हो रही है और बहुत कम अल्फा किरणें वापस भी लौट के गई है। तो ये प्रयोग था और इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, क्या क्या प्रयोग के आधार पर क्या क्या परीक्षण और निष्कर्ष निकाले। तो क्या क्या प्रयोग और परीक्षण थे और निष्कर्ष थे। पहला निष्कर्ष 4 पॉइंट्स इन्होंने बताए उसके प्रयोग के आधार पर। पहला कि अधिकांश अल्फा किरणें परमाणु में से सीधी निकल जाती हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि अधिकांश अल्फा किरणें परमाणु में से सीधी निकल रही है, मतलब उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये चीज़ पहला उन्होंने बताया। प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर से अधिकांश किरणें अल्फा किरणें सीधी निकली है, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। सेकंड, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित हो रही हैं, अर्थात उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग उपस्थित होता है। कुछ अल्फा किरणें, क्योंकि अल्फा किरण खुद धनावेशित होती है और अगर कोई धनावेश के सामने धनावेश होगा तो ही वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इन्होंने बताया कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु के अंदर से गुजरते हुए अपने पथ से विचलित हो रही है, मतलब परमाणु के अंदर धनावेशित भाग पाया जाता है। ये चीज़ उन्होंने सेकंड बताई। थर्ड पॉइंट, उन्होंने बताया कि अधिकांश या बहुत कम अल्फा किरणें 90 डिग्री कोण से विक्षेपित हो जाती हैं। बहुत कम अल्फा किरणें 90 डिग्री कोण से विक्षेपित भी हो रही थी। और फाइनल सबसे लास्ट उन्होंने बताया कि अत्यधिक अल्प कितनी, लगभग 20,000 में से एक किरण 180 डिग्री कोण से विक्षेपित होकर पुनः अपने पथ में लौट जाती है। लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण टकराकर पुनः अपने पथ में 180 डिग्री के कोण पर पुनः अपने पथ में लौट गई थी। इसका मतलब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित ठोस गोला पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित ठोस गोला पाया जाता है, जिसे बाद में नाभिक नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो ध्यान रखना, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि सेंटर में धनावेशित ठोस गोला पाया जाता है, जिसे नाभिक नाम दिया जाता है। तो उपरोक्त प्रयोग के अंदर पहला पॉइंट क्या था, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल जाती है, कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित हो रही है, बहुत कम अल्फा किरणें 90 डिग्री कोण से विचलित हुई और अत्यधिक अल्प 20,000 में से एक अल्फा किरण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित होकर पुनः अपने पथ में लौट गई थी। इसके आधार पर बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु के अंदर कोई धनावेशित भाग भी पाया जाता है और परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित ठोस गोला पाया जाता है। ये इस प्रयोग के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले थे। अब उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपके सामने जो दिखाई देता है, उसको नाम जरूर याद रखना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है उसे नाभिकीय परमाणु मॉडल कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ नाभिक की खोज हुई थी, इसलिए नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ये चीज़ ध्यान रखना। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या क्या गुण थे, एक एक करके हम लोग इस गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला गुण उन्होंने क्या बताया, देखिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये सबसे पहला परमाणु मॉडल में इसका पहला गुण था, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ये पहला पॉइंट इन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट बताया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित ठोस गोला पाया जाता है। परमाणु के जो केंद्र होता है
बिल्कुल सेंटर में दनावेशी ठोस गोला पाया जाता है जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाभिक का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया था। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। मतलब ये कहता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में संघनित होता है ठोस गोले के रूप में, जिसे हमने या जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। संपूर्ण धनावेश बिखरा हुआ नहीं है बल्कि केंद्र में संघनित है ठोस गोले के रूप में, जिसे नाभिक नाम दिया जाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे सम्मिलित रूप से या सामूहिक रूप से एक नाम दिया जाता है, न्यूक्लियॉन नाम दिया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन नाम दिया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार जो पथ पाए जाते हैं उन पथों को कक्षा या कोश कहते हैं। नाभिक सेंटर में और नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार पथ पाए जाते हैं। इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं? कक्षा या कोश कहते हैं। ये भी रदरफोर्ड के मॉडल में बताया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे नाभिकीय परमाणु मॉडल, क्योंकि नाभिक की खोज की थी। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, नाभिक की त्रिज्या कितनी बताई गई है? 10⁻⁻15 मीटर। एक चीज़ याद रखना। और ये वर्ताकार पथ क्या कहलाते हैं? कक्षा या कोश कहलाते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, 5 पॉइंट इसका है कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ जो वर्ताकार पथ है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। और सबसे लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट उन्होंने बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात एक परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। ये सारी बातें 6 पॉइंट उन्होंने अपने मॉडल के अंदर बताए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। और मॉडल आपके सामने दिख रहा है, जिसके केंद्र में नाभिक है, जिसकी त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर, और वर्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। और कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ। ये रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के कुछ गुण थे, 6 पॉइंट थे जो कि याद रखना है। अब इस मॉडल के अंदर सबसे मेन और सबसे प्रायोगिक रूप से 90% तक पूरी तरह से ये मॉडल सही साबित हुआ था, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कमियां पाई गई थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, तो क्या कमी थी? सबसे पहली कमी देखो, 3 कमियां आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में देखने को मिलती है। पहली कमी यह है कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित नहीं किया। उन्होंने बताया था कि वर्ताकार पथ होते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, परंतु प्रत्येक पथ में, प्रत्येक वर्ताकार पथ जिसे कक्षा कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित नहीं किया, निश्चित नहीं किया। ये इसकी पहली कमी थी, जो कि बाद में बोर ने उसे सही करके उनके अंदर बताया था, एक फार्मूला बताया था 2n², जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बाद में संशोधित किया था, नेक्स्ट मॉडल आएगा बोर ने। तो इन्होंने अपने वर्ताकार जो पथ थे, कक्षाएं थे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित नहीं किया। ये पहली कमी थी। सेकेंड इसकी कमी थी कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है और जिन्हें समझाने में असफल रहे। मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, रदरफोर्ड के अनुसार उसका मॉडल इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होगा वो सतत होता है, परंतु वास्तव में देखा गया तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता है बल्कि रेखीय होता है। और इन्हें
रदरफोर्ड समझाने में असफल रहे। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम रेखीय होता है उन्हें समझाने में वो असफल रहे थे। और थर्ड और सबसे लास्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैक्सवेल के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है तो वह अपने ऊर्जा का ह्रास करता है और धीरे धीरे अपने पथ को छोटा करता हुआ अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। अर्थात रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके। देखो ये मेन पॉइंट इसमें बताया जाता है, मैक्सवेल ये कहते हैं कि जब नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन ये जैसे कि नाभिक है, अब नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो वह अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा और धीरे धीरे अपने पथ को छोटा करता हुआ अंत में वो कहाँ गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन, ये कौन बताता है? ऐसा मैक्सवेल बताता है। अंत में कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व संभव नहीं होगा। तो परमाणु के इस बिंदु को, परमाणु के इस जो समस्या को रदरफोर्ड समझाने में असफल रहे थे, अर्थात परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहे थे। तो उपरोक्त ये तीनों कमियां जो थी इन्हें समझाने में असफल रहे। तो आगे नेक्स्ट एक और संशोधित और रूपांतरित परमाणु मॉडल दिया था, जो था नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।